आज का असाइनमेंट है ये वाक्य। उस दिन फ्राइडे था, 3 बज चुके थे। आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य दीक्षा चौधरी ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी। उस दिन फ्राइडे था। उस दिन फ्राइडे था, 3 बज चुके थे। सिर्फ 2 घंटे बचे थे अर्नब की ट्रेन का वक्त होने में। अपने ऑफिस के सामने वाले कैफे में बैठी मैं कभी दीवार घड़ी की दौड़ती सुइयों को देखती तो कभी अपने सामने बैठे अर्नब को, उसकी गहरी आंखें, उसकी दिलकश मुस्कुराहट। मेरा बस चलता तो रोक देती घड़ी की सुइयां, रख लेती वो सब हमेशा हमेशा के लिए अपनी नजरों के सामने। मानवी तुम सुन रही हो ना? अर्नब ने कहा तो मैं अपने ख्यालों से बाहर आई। सिर्फ से काम नहीं चलेगा, प्रॉमिस करना पड़ेगा तुम्हें। कैसा प्रॉमिस? यही कि तुम टाइम पे खाना खाओगी, वक्त पे सो जाओगी, काम का स्ट्रेस नहीं लोगी बिल्कुल, और मुझे बहुत ज्यादा मिस नहीं करोगी। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर जरा सा मुस्कुराते हुए कहा था। अर्नब रुक जाओ ना थोड़े और दिन, वैलेंटाइंस डे तक। कहते कहते मेरा गला रुंध आया था। वैलेंटाइंस डे तो एक बहाना था, जब तक वो साथ होता हर दिन वैलेंटाइंस लगता था मुझको। मैं तो बस रोकना चाहती थी उसे, एक और बार बताना चाहती थी कि उसके जाने के बाद सब एकदम बेनूर सा हो जाता है, बिजली के तारों में अटकी किसी पुरानी पतंग जैसा। मानवी, फिर से वही बात, तुम जानती हो ना जरूरी है मेरा काम। वो हमेशा की तरह मुझे समझा रहा था। ड्यूटी सिर्फ ड्यूटी नहीं है मेरे लिए, इट्स माई पैशन, माई फर्स्ट लव। ये मुझे प्यार करने वाला अर्नब नहीं, एक फौजी बोल रहा था। ऐसा भी नहीं कि मैं समझती नहीं थी उसकी जिम्मेदारियां, लेकिन इस नादान दिल को कैसे समझाती। और इस बार तो उसकी ड्यूटी इतने सेंसिटिव बॉर्डर पे थी। मेरा मन बैठा जा रहा था, कहीं कोई अनहोनी, मैं सोचती और फिर खुद को ही झिड़क देती। अगली बार वैलेंटाइंस डे पक्का साथ सेलिब्रेट करेंगे, प्रॉमिस। अब रोना बंद करो प्लीज। कहते हुए वो उठा और मुझे गले से लगा लिया था। मैं समेटती रही थी उसके बाजुओं में घिरे होने का एहसास, बचा लेना चाहती थी उसकी सांसों की खुशबू अपने भीतर, ताकि उसकी गैर मौजूदगी में मैं सांसें ले सकूं। मेरी आंखों से एक बूंद टपक कर हथेली पर गिरी तो मैं अपने ख्यालों से बाहर आई। पिछले 1 घंटे से उसी कैफे में बैठी मैं अतीत के कितने पन्ने पलट आई थी। आज ये फरवरी का महीना, ये 14 फरवरी का दिन कभी नहीं भूल सकती थी। इसी का भरोसा देकर तो अर्नब मुझे इंतजार सौंप गया था, एक लंबा इंतजार। आज फिर जल्दी आ गई तुम? आवाज से चौंक कर मैं पलटी तो देखा अर्नब खड़ा था। वेट करना था ना तुम्हारा, मैंने अपनी डबडबाती आंखें संभालते हुए कहा और उसके गले से लग गई। हमेशा करोगी ना मेरा वेट? हाँ, पर तुम्हें हमेशा आना होगा। उसने सिर्फ इतना कहा। सिर्फ जानती हूं मैं, तुम्हारा पहला प्यार ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। मेरा नकली गुस्सा देखकर अर्नब हंस पड़ा। नहीं बाबा, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। कहते हुए उसने मेरा माथा चूम लिया। मैं एक बार फिर उसकी बाहों में सिमटी थी, समझा रही थी अपने मन को कि उसका पहला प्यार न जाने कितनी मुस्कुराहटें, कितनी धड़कनें सलामत रखता है। तैयार कर रही थी खुद को अगले इंतजार के लिए। वो भी तो उसके साथ जितना ही सुंदर था। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य लकी राजीव ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी। उस दिन फ्राइडे था। उस दिन फ्राइडे था, 3 बज चुके थे। मैं कम से कम 20 बार छज्जे पर लटक कर कुल्फी वाले अंकल को देख आया था, लेकिन गली के दूसरे छोर तक उनका कोई अता पता नहीं था। इनको आज ही देर से आना था। मैं हाथ में वैलेंटाइंस डे वाला कार्ड लिए भुनभुनाया। अब तक 3:30 बज चुके थे। ये बेचारे कुल्फी वाले अंकल ही तो थे जो मेरी और सरला की प्रेम कहानी में मिठास बनाए रखने का काम करते थे। उधर वो घंटी बजाते टन टन टन, इधर मैं और सरला अपने अपने घरों से नीचे उतर आते और कुल्फी लेने के बहाने प्यार की राह पर एक दिन और आगे बढ़ जाते। उस समय ना तो आज की तरह मोबाइल फोन होते थे, ना इतनी हिम्मत होती थी कि खुलकर बात कर पाए, दिल का हाल जान पाए।
बस ऐसे ही उठती गिरती निगाहों और छुप छुप कर मिलने को ही प्यार की शुरुआत मान लिया जाता था। इसी प्यार की खातिर पैसे बचाकर मैंने स्कूल के पास वाली दुकान से एक बड़ा सा कार्ड खरीदा था। गुलाब, कबूतर, दिल, उसमें सब कुछ बना हुआ था। बहुत कुछ लिखा हुआ था और जो नहीं लिखा था वो मैं लिख चुका था। तैयारी पूरी थी, बस इंतजार कुल्फी वाले अंकल का और सरला के घर से बाहर निकलने का। बस कार्ड दे दूंगा हिम्मत करके। मैंने 2-4 बार लंबी लंबी सांस खींची। तब तक टन 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 सुनाई देनी शुरू हो गई थी। इससे ज्यादा खुशी मुझे किसी और आवाज से पहले कभी नहीं हुई थी। मैं धड़धड़ाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरा और ठेले के पास जाकर खड़ा हो गया। सरला पहले ही वहां आ चुकी थी। मेरे दिल से धाड़ धाड़ की आवाज आ रही थी। मैंने धीरे से वो कार्ड उसकी ओर बढ़ा दिया। लेकिन ये क्या हो रहा था? कार्ड लेना तो दूर की बात थी, सरला ने एक निगाह मेरी ओर देखा तक नहीं था। मैंने एक कोशिश और की, लेकिन इस बार तो वो झटपट छुट्टे पैसे देकर घर की ओर दौड़ गई। मैं अपना टूटा दिल लिए घर आ गया था। कार्ड को अलमारी में छुपा कर रख दिया। छोटा भाई भुक्खड़ की तरह कुल्फी पे टूट पड़ा था और माँ बार बार कुल्फी मेरी ओर बढ़ाते हुए खाओ नहीं तो पिघल जाएगी कहती जा रही थी। अब मैं उनको कैसे बताता कि यहाँ कितने अरमान पिघल गए, कितने ख्वाब राख हो गए। सरला का रोज बहाने से नीचे आना, हर दिन पौधों में पानी देते समय मुझको देखना, सब कुछ क्या मेरे मन का वहम था? एक टूटे दिल वाली गजल मन में बजने लगी थी। मैं बिखरने ही वाला था कि फिर से वही कुल्फी वाली टन 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 बहुत तेज सुनाई देने लगी। अंकल घंटी बजाते हुए मुझे आवाज भी दे रहे थे। सोनू, ओ सोनू, बेटा छुट्टे पैसे तो ले जाओ। छुट्टे पैसे? वो तो मैं तभी ले आया था। अंकल को कोई गलत फहमी हुई होगी। मैं फिर से नीचे गया। मोहल्ले के बच्चों ने ठेले को घेर रखा था। अंकल ने मुझे इशारा करके बगल में बुलाया और एक मुड़ी तुड़ी पर्ची पकड़ा दी और फुसफुसाए, सरला बिटिया दे गई है। पर्ची खोलते ही मुझे झटका सा लगा। आपका कार्ड नहीं ले पाई, आप नाराज मत होना। छज्जे से मम्मी मुझे देख रही थी, घर में बवाल हो जाता। शाम को 4 बजे मैं कोने वाले मेडिकल स्टोर में मिलूंगी, आप आना जरूर। मेरा चेहरा लाल पड़ चुका था। मैं भागते हुए घर आया। स्केच पेन का पैकेट और कार्ड लेकर मैं छत पर भाग आया था। 4 बजने में अभी थोड़ा टाइम था, क्यों ना कार्ड को थोड़ा और सजा लिया जाए। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी। उस दिन फ्राइडे था। 3 बज चुके थे, लेकिन वो वॉशिंग मशीन ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं एक सर्विस सेंटर में जॉब करता था। मेरा काम लोगों के घर जाकर इलेक्ट्रॉनिक सामान रिपेयर करना था। उस दोपहर में जिस घर में था वहाँ सिर्फ एक बुजुर्ग जोड़ा रहता था। कोई बड़ी फॉल्ट है क्या? कुर्ता पैजामा पहने बुजुर्ग ने मुझसे पूछा और बिस्तर पर लेटी बूढ़ी औरत को चम्मच से दवा पिलाने लगे। नहीं सर, बस हो गया, मैंने कहा। वैसे रिपेयरिंग मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन उस दिन दिमाग कुछ उलझा हुआ था। असल में कुछ दिनों से मेरे और मेरी पत्नी दीप्ति के रिश्ते को लेके मैं उलझन में था। नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी, बस मुझे लगने लगा था कि हमारी जिंदगी में रंग नहीं बचा। 4 साल पहले जब लव मैरिज की थी तो जिंदगी कितनी अलग थी। एक दूसरे को तोहफे देना, हंसी मजाक, चिढ़ना चिढ़ाना, आइसक्रीम खाने जाना, सब खत्म हो गया था। अब हम एक दूसरे की फिक्र तो करते थे, लेकिन संजीदा हो गए थे। आज सुबह मैंने उसे वैलेंटाइंस डे पर फिल्म चलने को कहा तो बोली, क्या फायदा, बेकार पैसे बर्बाद होंगे, कभी और चलेंगे। दुख हुआ था मुझे। मेरे सारे दोस्त यार ऑफिस के बाद अपने अपने प्लान बना रहे थे, लेकिन मेरा कोई प्लान नहीं था। रिपेयरिंग करते हुए मुझे लग रहा था कि हमारी जिंदगी उसी बुजुर्ग जोड़े की तरह हो गई है जो सामने बैठा था। जिंदगी से थका। लो चाय पी लो, बुजुर्ग ने कप बूढ़ी औरत की तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैंने देखा कि उसने चाय देने के पहले खुद सिप की, ये चेक करने के लिए कि चाय ज्यादा गर्म तो नहीं। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई।
वो बूढ़े शख्स उस औरत के सिरहाने बैठे उनके बाल सहला रहे थे। नजर अखबार पर थी। पिछले 20 मिनट से उनके बीच कोई संवाद नहीं हुआ था, लेकिन दोनों कंफर्टेबल थे। तुम्हारा कुर्ता आ गया प्रेस होकर? बूढ़ी महिला ने लेटे लेटे पूछा। बूढ़े आदमी अखबार से झांक कर बोले, हाँ आ गया। बस इतना ही कहा उन्होंने। मुझे अचानक दीप्ति याद आ गई। वो भी ऐसे ही छोटी छोटी बातों में मेरा ख्याल रखती थी। उन दोनों के बीच वो खामोश पल मुझे बहुत कुछ सिखा रहे थे। सोचने लगा, इन्होंने एक दूसरे को आखिरी बार आई लव यू कब बोला होगा? कब आखिरी बार साथ फिल्म देखी होगी? याद भी नहीं होगा। वैलेंटाइंस डे किस चिड़िया का नाम है शायद इन्हें पता भी ना हो, लेकिन कितने खुश हैं एक दूसरे से। मशीन के पेंच कसते हुए मेरे अंदर कोई हम आवाज बोल रहा था कि दीप्ति के चेहरे पर यही सुकून है। वो जानती है तनख्वाह कम है, खर्चे ज्यादा हैं, इसलिए घूमना फिरना टालती है। मेरे नहाने के लिए गर्म पानी की बाल्टी बाथरूम में रखने से पहले पानी छूकर चेक करती है। उसे पता है कि मुझे पिज्जा पसंद है, इसलिए प्लेट में आखिरी टुकड़ा बचने पर उसका मन भर जाता है। हो गया सर, मैंने बुजुर्ग से कहा और बिल वगैरह बनाकर बाहर आ गया। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई थी। बाहर आकर मैंने फोन निकाला और दीप्ति को कॉल किया। हेलो दीप्ति, आई लव यू, मैंने कहा तो वो खिलखिला पड़ी। क्या आप भी हद करते हैं। अच्छा कब तक आ रहे हैं? कचौड़ी बना रही हूँ, बस आ रहा हूं, मैंने कहा और घर की तरफ चल दिया। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य एकता नाहर ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी। उस दिन फ्राइडे था। 3 बज चुके थे। अनुभव का फोन मैसेज अब तक नहीं आया था। फोन की रिंग वॉल्यूम चेक की, फुल थी। मैं कंप्यूटर को लॉग ऑफ करके ऑफिस के कॉरिडोर में चली गई। अनुभव को फिर फोन मिलाया, अब तक स्विच ऑफ था। कब तक आओगे? कॉल मी। कब से फोन कर रही हूँ यार, प्लीज कॉल। हर 2-2 मिनट में कोई मैसेज टाइप करती और फोन की स्क्रीन देखती रहती। कोई मैसेज डिलीवर नहीं हुआ। पिछले 2 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था जब अनुभव ने अपने आने की खबर न दी हो। हर फ्राइडे शाम तक वो मेरे पास आ ही जाता था। कभी अगले दिन भी आता तो भी बता देता था। अलग अलग शहरों में नौकरी थी, इसलिए हम सिर्फ वीकेंड ही साथ बिता पाते थे। कभी किसी पार्क की बेंच पर उसके कंधे पर सर रख के उससे कहती, यार इससे अच्छा तो प्राइवेट जॉब कर रहे होते, कम से कम चेंज तो कर सकते थे। यहाँ तो मर्जी से ट्रांसफर भी नहीं मिल सकता। वो मुस्कुरा देता, डोंट वरी वी आर टुगेदर ना, ये काफी है, कहकर वो मेरी पलकें चूम लेता और मुझे हर फिक्र से आजाद कर देता। ऑफिस के कॉरिडोर की रेलिंग पर मैं हाथ टिकाए खड़ी थी। मेरे हाथों पर उसकी यादें आंसू बनकर गिर पड़ी। मैंने दोनों आंखों पर अपनी हथेलियां रख दी। मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था। बता देता ना एक बार, अगर नहीं आना था तो। फिर किसी बुरे ख्याल के डर से दिल सहम गया। कहीं उससे कुछ। डेस्क से पर्स उठाकर घर के लिए निकल गई। रास्ते भर उसे फोन मिलाती रही। घर पहुंचकर दरवाजा खोला तो पूरा हॉल कैंडल से जगमगा रहा था। गुलाब की पत्तियों से आई लव यू लिखा था। नीली शर्ट पहने वो लड़का घुटनों के बल बैठा था। अगर दुनिया में सुकून का कोई ठिकाना होता तो इस वक्त उसकी वो 2 बाहें थीं जिन्हें वो फैलाए हुए था। मुझे देखते ही उसने दोनों हाथ अपने कानों पर रखकर धीरे से कहा, सॉरी। मेरा सारा गुस्सा छू हो गया। मैं दौड़ कर उससे लिपट गई। उसने बालों में हाथ फेर दिया। इडियट, कहते हुए मैंने उसके गालों पर अपने होंठ रख दिए। उसने एक दिल के आकार की लाल डिब्बी मेरे सामने कर दी। मैंने खोला तो एक अंगूठी थी। विल यू मैरी मी? उसने पूछा तो मैं संजीदा हो गई। तुम जानते हो मेरा जवाब, फिर भी मैं कहते हुए उससे थोड़ा दूर हट गई। उसकी आंखों में अचानक से ढेरों सवाल घिर आए। आई लव यू, यू लव मी, फिर क्या प्रॉब्लम है? उसने अपने हाथ से मेरे कंधे को झकझोर दिया। मैंने उसे देखा और फिर नजरें घुमा ली। आई डोंट थिंक कि ये फैमिली, रिश्ते, ये सब निभा पाऊंगी, कहते हुए मैंने डिब्बी उसके हाथों में थमा दी।
वो सब तो मुझ पे छोड़ दो ना, मैं निभा लूंगा। वो किसी बच्चे की तरह मुझे मना रहा था। पर शादी के बाद सब मुझे जॉब छोड़ने को कहेंगे। हम ऐसे अलग अलग कैसे रहेंगे जैसे अभी रहते हैं। मैं पूरे हफ्ते तुम्हारे इंतजार में काट कर ऐसे ही फ्राइडे को दौड़ा चलाऊंगा। कहते हुए उसकी आंखें डबडबा गईं। उस वक्त उनमें प्यार के न जाने कितने समंदर उतर आए थे। मेरे कुछ कहते ही उसने मेरे होठों पर अपनी उंगली रख दी। से यस। मेरी आंखों में तितलियां उड़ने लगीं। उसे ऐसे देखा जैसे पहली बार उसे देखा था, उतना ही प्यारा। मैंने आहिस्ता से आंखें बंद की और कहा, यस। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी। उस दिन फ्राइडे था। उस दिन फ्राइडे था। 3 बज रहे थे, सुबह के 3। मैं दीवार से टिका मेरी पत्नी सुलोचना का इंतजार कर रहा था। वो भीतर कमरे में थी और नाराज थी मुझसे कि मैं क्यों उसे छोड़कर चला गया। मेरे ठीक सामने दीवार पर घड़ी लटकी थी और उसी के ठीक बगल में मेरे कल्याणम, मेरी शादी की तस्वीर। मांगल्य धारणम की रस्म थी। मैं दुल्हन बनी सुलोचना को मंगलसूत्र पहना रहा था। सुनहरे बॉर्डर वाली साड़ी पहनी थी उसने, गले में लक्ष्मी हार, बालों में वेणी के साथ ज्यादा बिल्लाऊ और माथे पर चमकता सुनहरा टीका। 5 साल हो गए हमारी शादी को। कितनी जल्दी बीत गया था ये वक्त। पहली सालगिरह पर एक शाम पहले मैंने यूं ही उससे कहा था, तुम हर एनिवर्सरी पर दुल्हन की तरह तैयार होकर मेरे सामने आना, उसी ब्रह्म मुहूर्त में। और वो सुबह 4:30 बजे दुल्हन सी सजी मेरे सामने खड़ी थी। उस रोज मैं बहुत खुश हुआ। मेरी जरा सी ख्वाहिश को कितना मान दिया था उसने। थैंक यू सुलोचना, कहते हुए मैंने उसकी हथेलियां थामी थीं। उसने मेरे बालों में उंगलियां घुमाते हुए कहा था, प्रेम में बनाई रस्में तो जिंदगी भर निभाने के लिए होती हैं वेंकट। मैं रीझ गया था उसकी इस बात पर। हर साल उसने ये रस्म निभाई, लेकिन इस बार पता नहीं वो निभाने वाली थी कि नहीं। थोड़ी देर में भीतर वाले कमरे से अलार्म की आवाज सुनाई दी। मैंने घड़ी देखी, सुबह के 4 बज गए थे। पहले अलार्म बंद हुआ और फिर बत्ती जली। मैं कौतूहल से उस कमरे का दरवाजा देखने लगा। मैं जब आऊं तो तुम आंखें बंद किए रहना। वो हर एनिवर्सरी पर मेरे सामने आने से पहले यही कहती थी और मैं अच्छे बच्चे की तरह आंखें मीच लेता था। लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं कहा। मेरा मन उदास होने लगा। मैं खुद को कोसने लगा कि क्यों नहीं रुका उस रोज। इतनी मनोहार के बाद चला गया। उसके आंसू भी नहीं दिखे मुझे कि तभी पायलों की छनक सुनाई दी। वो ड्रेसिंग टेबल से होते हुए पलंग पार करके दरवाजे के करीब आ रही थी। मेरा सीना सुन्न हो गया और कुछ सेकंड बाद वो मेरे सामने थी। वही सुनहरे बॉर्डर वाली साड़ी, वही लक्ष्मी हार और माथे पर चमकता सुनहरा टीका। कैसी लग रही हूं? उसने पूछा। फिर खुद ही बोली, मैं जानती हूं तुम सुंदर ही बोलोगे। मैं उसकी चमकती आंखें देख रहा था। जरा भी नाराजगी नहीं थी उनमें। उसने शायद मेरे मन का डर भांप लिया था। बोली, तुम सोच रहे होगे कि मैं आऊंगी या नहीं, है ना? मैं हाँ बुदबुदाया, लेकिन उसने सुना नहीं, बस बोलती रही। मैंने कहा था ना, प्रेम में बनाई रस्में जिंदगी भर निभाने के लिए होती हैं। तुम भले ही चले गए हमेशा के लिए मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर। कहते हुए उसकी आंख से कतरा टपक गया। मैं हाथ बढ़ाकर उसके आंसू पोंछना चाहता था, लेकिन फोटो फ्रेम के कांच में कैद मैं क्या कर सकता था सिवाय देखने के। या प्रेम में बंधी इस दुनिया में रह जाने वाली रूहें क्या करती होंगी। सुनो वेंकट, मैं तुम्हारी बनाई रस्म निभाऊंगी हर साल, तुम्हारी कसम। कहते हुए वो मुस्कुराई और मैं फिर से रीझ गया उस पर, उसके प्यार पर। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले सेगमेंट में
आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी। उस दिन फ्राइडे था। 3 बज चुके थे। यानी मास्टर गोविंद जी के लिए पूरे सप्ताह का सबसे उदास लम्हा। वो लम्हा जब सूरज ढलने लगता, वो लम्हा जब दिन भर दौड़ दौड़ के घुटने दम तोड़ने लगते, वो लम्हा जब सरोज जी अपनी पोती को लेने स्कूल आती। नहीं, उदासी सरोज जी के आने से नहीं, बल्कि हर हफ्ते बिना नागा चले आने वाले इस कमबख्त फ्राइडे के कारण है। यानी वीकेंड की शुरुआत, यानी 2 दिन सभी बच्चे स्कूल नहीं आएंगे, इसलिए सरोज जी भी नहीं आएंगी। ढलती उम्र में मास्टर जी के झुर्रीदार चेहरे पर मुस्कान लाने वाला एक अचूक नुस्खा है सरोज जी। उनकी कांपती आवाज का दमखम है सरोज जी। जब वो कलफ लगी कड़क सूती साड़ी पहने अपनी पोती का हाथ थामे आती तो मास्टर जी सारी पढ़ाई लिखाई, सारे ककहरे सब भूल जाते। याद रह जाते थे वो 3 अक्षर, स रो ज। गोविंद जी कस्बे के प्राइमरी स्कूल में मास्टर थे, और ऐसे नेक मास्टर जिन्होंने अपनी पूरी नौकरी में किसी भी बच्चे से कभी तेज आवाज में बात नहीं की थी। कान उमेटना, छड़ी, स्केल उठाना तो दूर की बात। उनके अपने कोई थे नहीं, सो वो स्कूल के बच्चों के ही पिता बने रहे। पढ़ाने के अलावा मास्टर जी बड़े मन से उनको कहानियां सुनाते, उनका होमवर्क करवाते, उनके साथ साल भर के सारे तीज त्योहार मनाते, होली, दिवाली, 15 अगस्त, ईद, क्रिसमस, सब। मास्टर जी बड़े प्यारे और संतोषी प्राणी थे, लेकिन पिछले दिनों उनके भीतर इन 2 गुणों का बैलेंस गड़बड़ा गया था। प्यार ज्यादा और संतोष कम हो रहा था। दुनिया की माने तो उम्र बैरागी होने वाली थी, पर मन वो तो सारी गिनतियां भूल के अनुरागी हुआ जा रहा था। झुका जा रहा था सरोज जी की तरफ, और न कह पाने की बेचैनी बेहिसाब। पर आखिर कहें भी तो कैसे कहें? एक तो ये उम्र की गिनती और समाज के ताने के जनाब 60 साल में कौन इश्क मोहब्बत करता है। दूसरी वो उनकी सख्त मिजाजी, जैसे दिल पे भी कलफ चढ़ा के चली आती थी। मास्टर जी की छोटी छोटी कोशिशों को सफाई से अनदेखा कर देती थी। आपने आज बड़ी बढ़िया साड़ी पहनी है, वो मुस्कुरा के कहते तो सरोज जी का जवाब आता, मास्टर जी आज हमारी बिटिया का पेट ठीक नहीं है, जरा ध्यान रखिएगा। उनकी एक छींक पे मास्टर जी कहते, अरे आपका जुकाम अब तक ठीक नहीं हुआ, ख्याल रखिए अपना। तो वो पोती के बैग से गणित की कॉपी निकाल के कहती, इसमें 13 का पहाड़ा लिख दीजिएगा, बिटिया को याद करा दूंगी। मास्टर जी कसमसा के 13 मेरा छोड़ के 13 दूनी 26 में जुट जाते। उन्हें थोड़ा गुस्सा भी आता कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रही हैं। जब उन्होंने कहा कि ये नींबू वाला पीला रंग आप पे बड़ा जमता है, तो वो जब तब उसी रंग की साड़ी में नजर आती। यानी कुछ तो टिक टिक उनके दिल में भी होगी या नहीं। और वो उनको देख के हौले से मुस्कुराना, जैसे किसी ने अखरोट के खोल को तोड़कर उसकी नरम गिरी बिखेर दी हो। बहरहाल सरोज जी तक अपना हाल दिल पहुंचाने की, उनका मन टटोलने की नाकाम कोशिश करते हुए दिन बीतते जा रहे थे। मन की भावनाएं कोष्टक में यानी ब्रैकेट में कैद थीं, मानो प्यार के सारे समीकरण हल हुए बिना ही रह गए थे। धीरे धीरे मास्टर जी ने भी हार मान ली, सिवाय उनको नजर भर देख लेने के और कुछ नहीं, कतई नहीं। उन्हें लगा जैसे गणित के फॉर्मूले रोज न दोहराएं तो भूल जाते हैं, वैसे ही शायद वो भी सरोज जी के लिए अपनी फीलिंग्स मार पाएंगे। आज फिर फ्राइडे था। 3 बजते ही स्कूल की घंटी बजी। मास्टर जी ने बच्चों की लाइन लगाई और एक एक का हाथ उनके माँ बाप या गार्जियन के हाथ में देते जा रहे थे, और आखिर में सरोज जी सामने आ गईं। वही नींबू के रंग की साड़ी में। मास्टर जी ने बच्ची का हाथ उनके हाथ में थमा दिया और झट से नजरें फेर लीं, क्योंकि जरा देर और उस चेहरे को देखा, माने सारे तब भंग। आज आपने नहीं मनाया वो त्योहार? अचानक सरोज जी की महीन सी आवाज आई। मास्टर जी चौंक गए। कौन सा त्योहार? सरोज जी हौले से मुस्कुराई और बोली, अरे वही वैलेंटाइंस डे जो आजकल सब मना रहे हैं। कहते हुए उन्होंने मास्टर जी के हाथ में एक डब्बा पकड़ा दिया और पलट के चल दी। मास्टर जी ने झट से डब्बा खोला तो उसमें लाल, एकदम सुर्ख लाल, अजी गुलाब नहीं, गर्मा गर्म गाजर का हलवा था।
मास्टर जी ने गहरी सांस लेकर उसकी खुशबू अपने भीतर कर ली और बिना चखे ही हलक में कुछ मीठा स्वाद हौले 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 उतरने लगा। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी।